चर्चा अभी तक हो रही थी, चाय भी हमारी तैयार है और चाय हम अपने सभी मेहमानों को यहाँ पर पिलाएं। हालांकि नलिन कोहली जी ने कहा था कि वहाँ पर बैठकर चाय नहीं पी पा रहे हैं और वाकई नलिन जी इस चाय का जायका बहुत बढ़िया है। खैर, हम ये बता दें अपने दर्शकों की उनके लिए किस किस का जायका बढ़िया है। महंगाई, सस्ते महंगे के लिहाज से क्या बदलाव हुआ है वो चीजें हम आपको दिखा देते हैं। टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के पुर्जे, सौर ऊर्जा उपकरण, स्टील, तेल, साबुन, 1000 रुपए से कम का जूता, डायमंड, खेल का सामान, दवाइयां, ये सारी चीजें जो हुई हैं वो सस्ती हुई हैं। जो कीमती पत्थरों के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। 19 इंच के छोटे LCD LED पैनल पर कस्टम ड्यूटी शून्य करने का प्रस्ताव दिया गया है। और विदेश से अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां से सामान लाना सस्ता हुआ है। 45,000 के सामान पर टैक्स नहीं है। महंगी चीजें आपको बाद में दिखाएंगे कि क्या चीजें हैं, लेकिन जो चीजें सस्ती हुई हैं और जो संकेत दिए गए हैं, जो शौचालय बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है, जो पीने का पानी मुहैया कराने की बात की गई है, कितनी संतोषजनक है। ये बाकी चीजें तो हैं। अभी तक इस सरकार को देखकर लगता था कि लोक लुभावन चीजें होंगी कि नहीं। रेल बजट में बहुत खुलकर कहा गया कि हम लोक लुभावन नहीं करते हैं, पॉपुलिस्ट नहीं है, हमें कड़े कदम उठाने हैं। इस बजट को लेकर उस लिहाज से आकलन क्या है, क्योंकि सामाजिक बेहतरी की तरफ भी कुछ कदम दिख रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, माइक उठा लीजिए, माइक। दो चीज़ें बहुत स्पष्ट नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां का सामना करना था, तो उसके लिए आपको संभावनाएं टटोलनी थी कि हमारे पास संसाधन हैं, कितने हैं, कहाँ से उगा सकते हैं। एक बहुत पुरानी रिकमेंडेशन है, डायरेक्ट टैक्स कोड का हिस्सा भी था, केलकर कमेटी ने भी बनाया था। बीजेपी हर किसी चीज़ के लिए श्वेत पत्र मांगती रहती है कि इस काम का जस्टिफिकेशन बताओ। जो हमारे टैक्स कंसेशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, कुल मिला के 6 लाख करोड़, जो बेसिकली काले धन बढ़ाने का तरीका है, उससे कोई लाभ समाज को क्या मिला है, बदले में क्या मिला, नहीं बताया गया। बड़ी बड़ी सरकारी कमेटियों ने, जो कोई रेडिकल कमेटीज नहीं थी, वर्ल्ड बैंक IMF की लाइन में थिंकिंग वाली थी, उन्होंने भी ये बताया है कि इनको समाप्त करो, तो उनको नहीं किया गया। तो जो विशाल राशि मिल सकती थी, करीब कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए, और शायद ज़्यादा मिलती, क्योंकि इनका दुरुपयोग करते हैं जो अकाउंट बनाने वाले हैं क्रिएटिव अकाउंट के जरिए, ये नहीं करने के कारण। इसके कारण जो कॉन्ट्राडिक्शंस आए, मैं एक उदाहरण दूंगा। उन्होंने कहा कि हम 2022 तक, जहाँ तक मुझे याद है, सबको मकान देने की कोशिश करेंगे, और कहा गया कि शौचालय हम देंगे 2019 तक हर मकान में। तो भाई मकान तो आप बाद में देने वाले हो, ये आपने दिया ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक गांव के इलाकों में शौचालय की बात हो रही है। गांव के शौचालय की बात कर रहा हूँ। गाँव में लोगों के पास मकान नहीं है जी। जहाँ पर भूमि सुधार का कार्यक्रम हुआ है, लोगों को 10-10, 15-15 सेंट जमीन होम स्टे लैंड के लिए दी गई है। हिंदुस्तान में वो जमीन गाँवों तक में सारी जमीन बिक गई, लोग भूमिहीन हो गए हैं। न केवल खेती की जमीन गई, मकान तक का किराया नहीं है, वो लैंड लॉर्ड पर और दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। कहाँ रहे? लेकिन एक मिनट में इसको पूरा कर दूं। जमीन का बंटवारा सही तरीके से हो करके लोगों को 85% किसान बहुत छोटे सीमांत किसान हैं, उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, और जो रोजगार बढ़ रहा है, ये इतने 0.5% संगठित रोजगार जिसे कहते हैं, वो बढ़ा है, जिससे आप कह सकते हैं कि एक आदमी को मामूली शुरुआत करने की पहला कदम मिलता है। तो इन सब बहुत बड़ी ज़रूरतें जो है, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनकी अवहेलना हुई है, क्योंकि आपने संसाधन नहीं संभाले हैं, उनको नहीं टटोला है। जी देखिए, काबरा साहब ने कहा कि हर एक को घर देना है 2022 तक, पर अभी जो उन्होंने दिखाया कि कंसेशन है होम लोन्स पे, इस वक्त अगर उनको ये प्रैक्टिकल करना है और ग्रोथ के लिए एक इंजन हो सकता है कंस्ट्रक्शन, तो RBI और गवर्नमेंट एक साथ काम करके रेट्स को भी चेंज करना है। सिर्फ एग्जेम्पशंस देने से ही काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है उसमें कई अनफिनिश्ड टास्क है, और अरुण जेटली को ये पता है कि हमें फरवरी तक कुछ ही बिल्स आएंगे जो अभी स्कीम्स अनाउंस किए हैं, क्योंकि स्कीम्स शुरू होने में 6 महीने से ज़्यादा लगता ही है। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि ये 4.1 का जो डेफिसिट है वो कंट्रोल कर सकेंगे। पर अगर RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक साथ कदम
इकट्ठा ना उठाएं तो कई चीजें हैं यहाँ इस बजट में जो बढ़ के ग्रोथ का जो इंजन शुरू करना है वो शुरू नहीं करेंगे और इसीलिए सिग्नल देना। नलिन जी से ले लें। जो बात आपने उठाई है, नलिन कोहली जी, आपने बात सुनी होगी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि कई ऐसी चीजें हैं जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस के तौर पर नजर आ रही हैं। पहला कदम है और पहला कदम में सामान्य बात है कि कई कदम उसके बाद आएंगे और हर कदम पर कुछ ना कुछ होगा, तो ये बात गलत नहीं है। मैं मानता हूं कि इस बजट को ओवर एक्सपेक्टेशंस का विक्टिम नहीं होना चाहिए कि हम लोगों की आशाएं बहुत ज्यादा हो और इसके संकेत मिल चुके थे। अगर आप कंसोलिडेशन के लिए बहुत ज्यादा कड़वी गोली भी कर दे वो भी उचित नहीं है और बिल्कुल लूज कर दे वो भी ठीक नहीं है। हर चीज अपने समय पे ठीक है। हम समझते हैं हमें किन आशाओं पर काम खरे उतरना है, तो उस पर काम हमने शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और यही फर्क है हमारी और कांग्रेस यूपीए सरकार में। पिछली सरकार के इतने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है, इतने एजेंडास खत्म नहीं हुए, शुरू नहीं हुए, हमें आगे करना है। बात ये संजय जी, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया बड़ी विचित्र होती है। जो भला है वो हम करते हैं, 1947 से यही सुन रहे हैं। जो बुरा होता है वो बाकी सब करते हैं। तो अगर भला करते ही आए थे इतना, तो देश में अभी भी 70 साल के बाद इतने गरीब लोग क्यों हैं? देश में भूखमरी क्यों है? महंगाई क्यों है? ये सारे विषय बड़े हैं। तो इसीलिए मैं उस स्तर पे गिरना नहीं चाहता। ये डिबेट हमारी निरंतर राजनीतिक चलती रहेगी। विषय है कि ये बजट फोकस्ड है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसीलिए मैं इसे रियलिस्टिक बजट लगातार कहते जा रहा हूँ। नलिन, ये तो मानता हूं, मैं दिलीप चेरन बोल रहा हूं कि ये तो एक अनफिनिश्ड एजेंडा की मूवमेंट है। मेरा ये कहना था कि अब भी कई चीजें जो उन्होंने अनाउंस किया उसमें भी कई चीजें हैं जो अनफिनिश्ड है और ये सारे जो इकट्ठा एक लिस्ट दे तो मेरे ख्याल में फरवरी तक हमें उम्मीद है कि नहीं, यही मेरा सवाल है। आपका सवाल अच्छा है क्योंकि कई चीजें जैसे आपके हेडलाइंस में कार्यक्रम में भी आया था 100 के 14 सेंचुरी मारे 100 करोड़ के फिगर पे वित्त मंत्री पे। करेक्ट। कई चीजें मैं समझता हूं, कई चीजें जो है जिनमें 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, जैसे एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन की बात की गई है। तो कई चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बजट हैज सेट द एजेंडा एंड दे हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट बजट, ताकि अगले बजट में इन पर जो भी निर्णय लेना पड़े वो निर्णय आपको दिखेंगे। और एक विरोधाभास सा दिखता है कि थोड़ा थोड़ा सबके लिए, लेकिन थोड़े थोड़े सवाल भी सबके जहन में रह गए हैं। देखिए इस बजट में तो जैसे सबने कहा, तो उसका मतलब है जैसे 100 करोड़ कहीं पर आप एलोकेट करते हैं, स्वाभाविक है अगले 8 महीने में उस इंस्टीट्यूट की लैंड परचेज। नलिन जी, जी नलिन जी, यहाँ पर भी हम चर्चा अपनी शुरू कर रहे थे। दरअसल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जी, हाँ, इस बजट में सबसे अच्छी चीज ये है काफी फ्रंट में थोड़ा थोड़ा चीज शुरुआत अच्छा किया है जी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री ने कहा कृषि का जो ढांचा बदलने के लिए क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। आजकल मिडिल क्लास प्रोसेस फूड, मीट, फिश, पोल्ट्री वगैरह ज़्यादा खाते, तो उन्होंने कहा इसके लिए हम 500 करोड़ का एक फंड बना रहे हैं। अब सवाल ये है, आपको इन्फ्लेशन काबू करने के लिए इतना बड़ा देश में आप 500 करोड़ का फंड से कितने काम कर पाएंगे जिससे कि बिल्कुल ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ जाएगा, आपको इन्फ्लेशन का असर होगा। तो इसीलिए कभी कभी ये मुझे लग रहा है कि अगर वित्त मंत्री इतने सारे स्कीम ना लेके वो कह सकते थे हमारा वित्तीय घाटा काफ़ी ऊंचा है, सब एक साथ में नहीं कर पाएंगे, मगर हम प्रायोरिटी करेंगे, इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, तो जो जो मेजर्स इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उसको आगे पहले प्रायोरिटी दे देते। अच्छा, दूसरी तरफ ये है उन्होंने एक चीज़ जो पुराने गवर्नमेंट के सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, खासकर कि यूपीए 2, ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, खास करके करप्शन। मैं उम्मीद कर रहा था इस बजट में इन सब के बारे में एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया जाएगा। हाँ। सब जानते हैं ये जो सारा स्कीम बना रहे हैं, सब्सिडी स्कीम ये बना रहे हैं, हाँ। 100 करोड़ में 20, 25 या 30 पता नहीं कितना जाएगा असली बेनिफिशियरी को। तो यही उम्मीद किया जा रहा था क्योंकि लोगों ने, मिडिल क्लास, मीडिया, सब ने कहा पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर के नाम पे सब कुछ हो रहा है, असली बेनिफिशियरी को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो पहले क्यों ना इसको थोड़ा बदल दे, उसके बाद आगे जो भी आप खर्चा करेंगे
असली बेनिफिशियरी को बेनिफिट होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा था, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में आप पूरा बदल सकते हैं। तो बुनियादी स्तर पे जो फाउंडेशन बनाना है आपका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसी, अब फाउंडेशन पे आप ध्यान कम दिया है। अब छोटे छोटे चीज इधर को भी टैक्स में बेनिफिट मिडिल क्लास को फाउंडेशन पर ध्यान देना ज़्यादा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो गया। तो बुनियादी स्तर पे जो उम्मीद हम नहीं कर रहे थे, पार्टी ने ही जगाया, प्रधानमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा, तो लोगों का उम्मीद था इस बार एक नई दिशा का बजट आएगा। अशोक लाहिड़ी जी, आपके पास हम आते हैं, लेकिन उससे पहले संजय निरुपम जी, देखिए ना, जो भी अगर बुराई भी होती है मौजूदा बजट की, तो ऐसा नहीं है कि यूपीए के बजट की तारीफ होती है। यही कहा जाता है कि जितनी चीजें उन्होंने गलत कर दी थी उतने हद तक ठीक नहीं किया गया है। नहीं, उन गलत को भी आगे बढ़ाया गया। देखिए, अगर 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 भारतीय जनता पार्टी अभी भी इलेक्शन कैंपेन के मोड में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन मोड से निकल जाना चाहिए, अब सरकार चलाने वाले मूड में आना चाहिए। और जो वो कर रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है, पहले जो कुछ हो रहा था वो हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। एक दो उदाहरण मैं देता हूं। जो आपने 14 सेंचुरी की बात की है, उसमें बड़ी मुझे आश्चर्यजनक सी बात दिखी। पूरे देश में मदरसों के विकास के लिए 100 करोड़ दिया जाएगा और सरदार पटेल जी की मूर्ति के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए। ये कौन सा मतलब है? पटेल साहब की मूर्ति बनाइए, 200 करोड़ का 400 करोड़ खर्च करिए, लेकिन उसके सामने पूरे देश में मदरसों के विकास के लिए सिर्फ 100 करोड़। होता क्या है? एक बार बजट प्रिपरेशन से जुड़े एक अधिकारी से मैंने पूछा था कि भाई आप ऐसे अनाउंस कर देते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट होगा 15,000 करोड़, 25,000 करोड़, यहां पर 300 करोड़, यहां इसका मतलब क्या है? बोला ऐसा कुछ, इसका कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? उनका कहना कोई तर्क नहीं होता, हम लोग बजट बनाते समय ऐसे ही अलग अलग एक आंकड़े लिख देते हैं। और मुझे लगा कि अरुण जेटली साहब का भी होमवर्क अच्छा नहीं था। लेकिन संजय निरुपम जी, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ, सुनिए निरुपम जी, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ, किसी तरह से आपने पेश किया जाए। आप तब से कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने इतना बढ़िया काम किया, 5% की आप कह रहे हैं कितना बढ़िया ये ग्रोथ रेट है। 10% से आप इसको 5% ले आए हैं। मनमोहन सिंह खुद बोलते थे कि 10% हम पहुंचने वाले हैं, वहां से आप लुढ़का के इसको 5% ले आए और आप उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं कि जो आप लोग 10 साल में नहीं कर पाए वो आप कहते हैं कि जो नई सरकार है 6 हफ्ते में कर दे। ये तो बड़ा विरोधाभास है इसमें। प्रांजल जी, पता नहीं आपको इस देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी है कि नहीं? पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी का दौर था उससे आप वाकिफ हैं? पूरी दुनिया में जो दुर्गति हुई उससे वाकिफ है? हम सब कुछ दुनिया की गलती है, आपकी गलती कुछ नहीं है, सब दुनिया की गलती है। जीडीपी नीचे गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट 4.7। एक मिनट, पूरी बात हो जाने दीजिए। मान्यवर पूरी बात हो जाने दीजिए। पूरी बात होने, सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना है तो बहुत सारे मौके मिल जाएंगे। पिछले 2 सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गया, अदरवाइज पूरे 10 साल का एवरेज 7% से ज्यादा है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 2 सालों में 4.7%, 8% हो गया था, जो कि बहुत ही अलार्मिंग थी। आज जब इस सरकार को हमने सौंपा है पूरी अर्थव्यवस्था, तो इस समय 2% के आसपास है। तो आज कहीं ना कहीं अच्छी अर्थव्यवस्था नई सरकार को दिया गया है। ये बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए। अशोक लाहिड़ी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय निरुपम जी, अशोक लाहिड़ी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बताइए संजय जी, वो चीनी में क्या खूबी है कि चीनी का बढ़ोतरी के दर तो 7% से ज़्यादा थी। हमें क्या कमी है जो हमारे वो एक्सटर्नल सिचुएशन तो चीन के लिए और हमारे लिए एक ही है। हमारा कम घट के 5% से कम हो गया। चीनी लोग 7% से वो कहते हैं घटाएंगे, घटा नहीं पाते हैं। वो चीनी क्या खाते हैं, क्या करते हैं, किस लिए उनका बढ़ोतरी के दर इतना ज़्यादा रहता है? ये बताइए जरा। चीन कैसे आगे बढ़ रही है? लाहिड़ी साहब, पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान से किसी का जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है वो तो सिर्फ चाइना है। पूरे यूरोप का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? 1% माइनस 1.5% इतना है। ब्राजील जो ब्रिक्स कंट्री का सबसे बड़ा नेता हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से 1% पे इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट जा रहा है। तो चाइना का भी जीडीपी जो 13% का भी हुआ करता था, आज 6-7% पे हो गया, क्योंकि एक आर्थिक मंदी का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। तब अगर आपके देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, आपकी अर्थव्यवस्था को डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिदम्बरम ने 5% पे संभाल कर रखा है, तो मुझे लगता है कि उनको आर्थिक मंदी का दौर 2009 के बाद में लगभग समाप्त हो गया था। यूरोप में और अमेरिका में 2009-10 के बाद में समाप्त हो चुका था। मुझे लगता है चर्चा थोड़ी सी भटक रही है। दरअसल संजय निरुपम जी को हम
आप किताबें पढ़ लीजिए, आप सरकार में रहते थे, घेर सकते थे। ओईसीडी की रिपोर्ट देख लीजिए, वो समाप्त हो चुकी थी उस वक्त। वो लोग स्टिमुलेशन पैकेज की बात कर रहे थे उस वक्त। संजय निरुपम जी, मौजूदा जो सवाल है, दरअसल हम कांग्रेस और यूपीए को छोड़कर हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही बात करना चाहते हैं। यहाँ पर अशोक लाहिड़ी जी, प्रचार मोड की बात इन्होंने की थी कि अभी तक सरकार प्रचार मोड में ही नजर आ रही है। क्या अच्छे दिनों का अभी तक प्रचार ही हो रहा है या इस बजट ने संकेत दिए? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। इसी के बारे में मैं कहना चाहता था कि पॉलिटिशियंस के एक प्रॉब्लम है, उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, उनको पॉलिटिकल सिचुएशन संभालना पड़ता है। इसलिए बजट में वो कहते हैं ये करेंगे, ये नहीं कहते हैं कि क्या नहीं करेंगे। इसलिए इधर 100 करोड़ दे देते हैं, इधर 50 करोड़ दे देते हैं कि जब आप कहेंगे मेरे लिए क्या किया, वो कहेंगे ये है। तो मेरा तो ये है कि अच्छे दिन के जो बात कर रहे हैं, अभी से लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन तो आए नहीं। आपने खुद ही कहा कि 6 हफ्ता गया है। मेरे लिए तो सबसे बड़े, मैं जो ये देख रहा हूँ, कोई अगर कहेगा अच्छे दिन कल ही आ जाएगा, फिर मैं कहेंगे ये तो धोखा दे रहा है। अच्छे दिन के लिए वो बिटर मेडिसिन लेना पड़ेगा। और सवाल ये है, जैसे काबरा साहब ने कहा ये सैनिटेशन के बारे में, शौचालय बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे। ये तो किसी का कहना नहीं है कि मकान नहीं बनाना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है? शौचालय अगर नहीं बनाएंगे, आप देखें हैं रेप का इंसिडेंट, लेडीज़ को कितना परेशानी होती है। फिर सबसॉइल वाटर का कॉन्टामिनेशन हो रहा है, फीकल बैक्टीरिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्रायोरिटाइजेशन, मैं तो सरकार को बधाई दूंगा कि शौचालय के बारे में सोचा है। सब कुछ के संसाधन नहीं है, सब कुछ सरकार नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ प्रायोरिटी की ज़रूरत है। और इसमें मैं ये कहूँगा, मैं सोचता हूँ मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, मगर पॉलिटिशियंस अगर ये खुल के कह पाएंगे ये हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो अच्छे दिन के बारे में थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। चाय का दूसरा दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और चाय पर चर्चा हमारी जारी है। नलिन कोहली जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। गठबंधन की सरकार है, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों वाली सरकार नहीं है। ये कुछ फायदा मिला इस बार बजट बनाते हुए? लगा कि नहीं, हाथ नहीं बंधे हुए हैं, हमें बस वही करना है जो हमारा दिल है? नहीं, ये सिर्फ बजट तक सीमित नहीं है। सरकार चलाने की जो सिस्टम है उस पर बड़ा फर्क पड़ता है और ये लगातार ये बात हमारे पक्ष में रहेगी पूरे 5 सालों के लिए। तो जब मोदी जी ने, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, मोदी जी ने लगभग फरवरी या मार्च में कहा था 272 प्लस, किसी ने नहीं माना। विपक्ष तो सर्टेनली नॉट, हम सब जो, मतलब हम जब कहता हूँ जर्नलिस्ट कहीं हो, विशेषज्ञ हो, सबने कहा 272 नहीं संभव है। संभव हुआ तो जिस व्यक्ति पर भारत की जनता ने आशा भी जोड़े हैं और विश्वास भी जताया है, तो वो व्यक्ति आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो जब कह रहे हैं कि इन चीजों का निवारण होगा, और उनका माध्यम क्या हो गया, अलग अलग मंत्रालय, यहां आज बजट हो गया वित्त मंत्रालय, अरुण जेटली, तो हमें रुकना चाहिए। वो कह रहे हैं आखिर धीरे धीरे कदम उठाए जाएंगे, तभी तो जाकर ये साकार होंगी सारी आशाएं और वहां दिक्कतें खत्म होगी। नलिन जी, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ। देखिए, पिछले कई सालों से हम लोग देखते आए हैं, हर सरकार, पुरानी एनडीए सरकार और 2 यूपीए सरकार नीतियां तो बनाती हैं। नीतियां बनाना और उनकी घोषणा करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उन पर अमल करने में ही बात अटक जाती है, वहीं पे गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो आप ये क्या आश्वासन दे सकते हैं कि जो आप नीतियाँ, पुरानी नीतियाँ और नई नीतियों को आप सामने ला रहे हैं, उस पर अमल होगा, उस पर कुछ तो गारंटी मिलनी चाहिए? धन्यवाद प्रांजल जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने सबसे महत्वपूर्ण बात जो है छेड़ी है। फर्क यही है ना, घोषणा तो कोई भी कर सकता हूं, मैं और आप भी कर सकते हैं, बात है इम्प्लीमेंटेशन की, और वही सिर्फ खेल है और ज्यादा होता नहीं है। नए इनोवेशन जो है वो आते रहेंगे, लेकिन मूल बात है सरकार काम करे और अपना काम करती जाएगी तो अपने आप सारी नीतियां अमल हो जाएगी। यही तो मोदी जी की सरकार की हमारी अपना विश्वास है, और ये समय आपको बताएगा। मेरे शब्द पे मत जाइए आप, समय जरूर आपको बताएगा। मैं जो आपकी अगर अनुमति हो छोटी से राजनीति टिप्पणी करूंगा। एक संजय भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम राजनीतिक मोड में, अभी चुनावी मोड में फंक्शन कर रहे हैं। नलिन जी, बात उनकी सही है। देखिए नलिन जी, आप जो नीतियों की अमल की बात कर रहे हैं, उस अमल में जो सबसे बड़ा नुक्ता आता है कि कोई भी कह सकता है कि नेताओं के लिए नीतियों की घोषणा करना सरल होता है, पर असली मुद्दा होता है उनके अमल का। अमल के इस स्तर पर जो दिक्कत आती है, कि वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब
पूरा जो काम आपको करने के आपने जो सिन पर उठाया है और आपके पास संसाधन कम है तो आपको उसकी रेशनिंग करनी पड़ती है, कुछ लोगों को देना पड़ता है, कुछ को छोड़ना पड़ता है, और इसमें जो डिस्कशन लगता है, निजी विवेक लगता है, उसमें भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। नेताओं के छुटभैया लोग, खुद नेता कुछ लोग, कुछ कर्मचारी लोग, तो जब तक आप पूरे कार्यक्रम में और जितने संसाधन लगाए हैं उन दोनों में तालमेल नहीं होगा। आपने 25 लोगों को प्रॉमिस किया है तो फिर 25 के लिए संसाधन जुटाइए। आप 5 के लिए संसाधन उठा के 25 को करेंगे तो भ्रष्टाचार का रास्ता खोलेगा। मैं 2 बातें यहाँ कहूंगा। कई अलग अलग रणनीतियां हो सकती हैं। एक हो सकता है कि यदि कोई हमें गड्ढा भरना है तो पहले गड्ढा भरेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा हो सकता है कि गड्ढे भरिए, छोटे छोटे कदम साथ में चलाते रहिए अलग अलग चीजों पे। समय के साथ ये सारे अपने आप होते रहेंगे। जब समय खात्मा होगा, जब खत्म होगा समय, मतलब हम पहुंचेंगे अगले चुनाव तक, तब आकलन हो पाएगा ना कितने पे हम कितने सफल हुए। तीसरी बात है जो मैंने पहले कही कि आज जब जनता ने विश्वास जताया है और काम शुरू कर दिया, मैंने वर्क कल्चर की बात की, तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, ज्यादा नहीं। बाकी आलोचना हमारी होती रहेगी, इससे कोई बुराई नहीं है। लास्ट बात, क्योंकि स्टैंडर्ड गिर गया है, हमारी उम्मीदें इतनी हट गई हैं पॉलिटिकल क्लास से, तो हम लोग मानते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। देख लेते हैं, हो सकता है मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार नए स्टैंडर्ड्स ही सेट कर जी। नलिन कोहली जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप कंस्ट्रक्टिव आलोचना की बात कर रहे हैं और उस पर अमल करते हुए सरकार जो अपने लक्ष्य उसने तय किए हैं उन्हें पूरा जरूर करे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय निरुपम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चाय पर चर्चा चल रही है। आखिर में एक कमेंट में सबसे चाहूंगी, क्या यह बजट व्यवहारिक है? क्या लक्ष्य पाने की ताकत है इस बजट में? यदि ये बजट देश के अधिकांश लोगों का गलत शर्तों पर अपर्याप्त समावेशन हुआ है सामाजिक आर्थिक स्तर पर, उसको हटाने की कोशिश करे तो ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बजट अब वित्त मंत्री के हाथ से निकल गया। अब मोदी जी का काम है कि ये बजट सफल कराए कि नहीं। सर, मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रायल बजट है, करके देख रहे हैं क्या रिएक्शन की स्कीमों में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले बजट में अच्छे दिन लाने का असली बजट आएगा। ये बजट अब अमल करना, नीति को अमल करना बहुत ज़रूरी है, और अगला बजट तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नीति बदलना है, मैं ये उम्मीद करूँगा कि सरकार फरवरी के पहले ही वो बदल देगी। मुझे भी ये लगता है, मैं सहमत हूँ। अगले कुछ बजट नहीं हो तो बेहतर है। अब घोषणाओं की जगह सिर्फ कार्य हो और जो ज़मीनी हालात हैं उसमें बदलाव हो, नहीं तो ये बजट बेकार है। जी चलिए, उम्मीद है आप सबको चाय पसंद आई, उम्मीद है देश को बजट पसंद आएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।